नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको याद है कि 2016 में मोदी सरकार एक स्कीम लेकर आई थी। इसके तहत 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2016 के बीच अघोषित आय का ब्यौरा देना था। इस पर करीब 50% दंड वगैरह लगने का प्रावधान किया गया ताकि जो काला धन है उसका आधा हिस्सा सरकार के पास और बाकी हिस्सा काला धन वालों के पास रह जाए। भ्रष्टाचार तनिक भी बर्दाश्त न करने वाली सरकार ने काला धन वालों को ऐसी छूट क्यों दी? यह सवाल आप तभी पूछ पाएंगे जब आप याद रखने की क्षमता का विकास कर पाएंगे। इस योजना का नाम था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, IDS। कौन है? दरवाजा खोलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। इनकम टैक्स? क्या हो गया? क्या बात है? आपके घर में हमें रेट। हम उस समय का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो इस योजना के प्रचार के लिए बना था। ये झूठ है। ये किसने बोला ये सब आपसे? हम अंदर आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। क्या लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि वे अपनी अघोषित आय और संपत्ति बता दें। जनवरी 2018 में लोकसभा में रविंद्र बाबू पांडुला ने केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर एक सवाल किया था, जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम IDS के तहत 71,000 से भी ज्यादा लोगों ने घोषणाएं की हैं और लोगों ने 67,300 करोड़ की अघोषित आय की जानकारी दी है आयकर विभाग को। The 4-month window under the Income Declaration Scheme 2016. जनवरी 2014 में चुनावी सभाओं में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि चोरों से एक एक पैसा लिया जाएगा। फिर काला धन को सफेद करने का मौका क्यों दिया गया? 50% का टैक्स लेकर 50% ही क्यों लिया गया? एक एक पैसा क्यों नहीं लिया गया? मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? क्या स्कीम थी? आधा आपका, आधा हमारा। इस सवाल पर आप सोचते रहिएगा। क्या यह ईमानदार करदाताओं के साथ न्याय था? किन लोगों को इसके तहत छूट दी गई होगी? क्या कभी उनसे पूछा गया होगा कि बाकी का जो काला धन सफेद होकर आपके पास रहने जा रहा है वो कहां से आया? यही वो सवाल है जिसके पूछने के लिए ईडी को अधिकार दिए गए हैं। हम पश्चिम बंगाल की खबर के बाद इस पर लौटेंगे। पश्चिम बंगाल से जिस तरह नोटों की गड्डियां बरामद हो रही हैं, उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इतने नोट मिल गए कि ईडी ने इनसे सजाकर ईडी ही बना दिया। लगातार सवालों से घिरी ईडी लगता है अपनी इस कामयाबी पर गदगद है और नोटों से ईडी लिखकर अपने काम का डंका बजवाना चाहती है। इस तस्वीर को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ईडी बताना चाहती है कि उसकी नजर से कोई काला धन बचकर नहीं जा सकता है, भले ही उसमें चिप ना लगा हो। 2000 के नोट में ये सारे नोट बंगाल के शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी जो भी हैं अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से बरामद हुए हैं। यहां से 5 किलो सोना भी पकड़ाया है। कुल 29 करोड़ की रकम है और पहले बरामद हुई रकम को मिला लें तो 50 करोड़ का कैश ही कैश मिल चुका है। अभी ईडी छापेमारी में अन्य सबूतों को भी बरामद कर रही है, इसलिए सब कुछ कथित ही है। मगर इतने नोटों को एक साथ देखकर इस कथित पर किसी भी ईमानदार टैक्स पेयर का मन व्यथित हो सकता है कि जिनके पास मौका है वो इतना आराम से कैसे कमा लेते हैं। हम जानते हैं कि इसे साबित होना है कि मंत्री की क्या भूमिका है, लेकिन नोटों की यह मौजूदगी परेशान करती है।
अभी तक ममता बनर्जी ने पार्था चैटर्जी को नहीं हटाया था और ना ही पार्था चैटर्जी ने इस्तीफा दिया था, मगर बुधवार के छापे के बाद पार्था चैटर्जी को मंत्रिमंडल में बनाकर रखना मुश्किल हो गया। आज ममता बनर्जी ने एक कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उसके बाद पार्था चैटर्जी को अपने पद से हटा दिया गया है। আইনের উপর আস্থা রাখি, এটাই বলবো। আইন আইনের পথে চলবে। एक मॉडल के ये बोल सियासी लग सकते हैं। उसके घर से मिले 50 करोड़ रुपए कैश और कई किलो सोने की मालकिन वो खुद हैं या उनके मित्र पार्थ चैटर्जी, ये सब अब ईडी की जांच में साबित होगा। लेकिन अर्पिता मुखर्जी की रियल लाइफ की कहानी उतनी ही फिल्मी है जैसी रियल लाइफ में उनके किरदार की हुआ करती है। कोलकाता से दूर एक उपनगरीय इलाके बेलघोरिया में ये अर्पिता का साधारण सा घर है। बताने के लिए काफी है कि अर्पिता की चमकीली दुनिया की शुरुआत कहां से हुई। मां बूढ़ी हो चली है, बेटी के पैसों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। बेटी पिछले हफ्ते हालचाल जानने जरूर आई थी। লাস্ট কি কথা হলো আমার সাথে, কি কথা, মাকে দেখতে আসে, এদের সাথে কথাবার্তা বলে, কি খাচ্ছো, কি ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছো কিনা। प्रवर्तन निदेशालय कह रहा है कि उसके छापों की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन वो अब भी उन संपत्तियों का ब्यौरा तलाश रहा है जो मंत्री और अभिनेत्री के नाम पर हैं। पहले 2 छापों में ही 50 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। सोने का हिसाब अभी बाकी है। ईडी को अभी यह भी जानना है कि अर्पिता सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रखती थी या फिर इस घोटाले में उनका भी सीधा हाथ है। ईडी को जो कागज मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अभी 2 कपड़ा कंपनियों की भी जांच होगी। ये सीधे तौर पर अर्पिता से जुड़ी हैं। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के कारोबारी रिश्ते तो दिख ही रहे हैं। 2011 से अर्पिता पार्थ चैटर्जी के दुर्गा पूजा आयोजनों का भी मुख्य चेहरा बनी हुई थी। दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास अर्पिता की तस्वीरें ममता बनर्जी के साथ भी लगी थीं, जो अब वायरल हो रही हैं। इस बीच ईडी का कहना है कि पार्थ चैटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उन्होंने गिरफ्तारी वारंट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। एक ऐसे वक्त जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के पास पैसा नहीं है, उनके मंत्रियों के करीबियों से 50 करोड़ की जब्ती बता रही है कि गरीबों से लूट कितनी बड़ी हुई है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यह कहानी केवल 50 करोड़ नोट और 5 किलो सोना मिलने की नहीं है, बल्कि शिक्षक भर्ती घोटाले की है। हाल ही में नीट मेडिकल की परीक्षा हुई तो सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 20-20 लाख रुपए देकर सॉल्वर को भेजा जा रहा है इम्तिहान देने के लिए। काश यह भी पता चलता कि यह 20 लाख जिसने दिया है उसके पास कितना काला धन है कि डॉक्टर बनाने के लिए 20 लाख रुपए दे रहा है। हमको ईडी को नया टास्क नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी मौके का लाभ उठाकर बता रहे हैं कि करप्शन का नेशनल हाईवे कैसे हर राज्यों को जोड़ते जा रहा है। कुछ ही दिन पहले आपने मध्य प्रदेश की यह खबर प्राइम टाइम में देखी होगी। अनुराग द्वारी ने बताया कि यहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच हुई कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की सीट बेची गई। जस्टिस के त्रिवेदी आयोग की रिपोर्ट में यह सब लिखा है। पता चलता है कि इस खेल में तत्कालीन कुलपति डॉक्टर टीएन दुबे, तत्कालीन एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना और पूर्व कुल सचिव डॉक्टर जेके गुप्ता की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। कमेटी ने पाया है कि कुलपति कुल सचिव ने परीक्षा नियंत्रक को 12 रोल नंबर लिखकर दिए और कहा कि इन्हें पास करना है। कुलपति टीएन दुबे पर खुद की हैंडराइटिंग में रोल नंबर लिखकर देने के आरोप हैं। एमबीबीएस, बीडीएस और एमडीएस के 13 स्टूडेंट को स्पेशल रीवैल्यूएशन का फायदा देकर पास करा दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी के अध्यादेश में रीवैल्यूएशन का नियम ही नहीं है। 278 छात्र ऐसे मिले जिनका नामांकन दूसरे नाम से हुआ और परीक्षा दूसरे छात्र ने दी, यानी एनरोलमेंट अलग नाम से, एग्जाम देने वाला स्टूडेंट अलग नाम से। 278 लोगों को गलत तरीके से एमबीबीएस की परीक्षा पास करा दी गई। पैसे का लेन देन हुआ होगा। और तो और जस्टिस त्रिवेदी आयोग की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक आपराधिक मामला दायर नहीं हुआ है, जैसा कि इस मामले में याचिकाकर्ता और वकील अमिताभ गुप्ता बताते हैं।
इसमें जो रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो अनुशंसा की गई है, इससे बड़ी निराशा हुई। जिस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ, तो मात्र एक इसको प्रशासनिक फेलियर बता करके इसको निपटाने का जैसे लगता है प्रयास है ये बड़ा निराशाजनक है। इसमें कंपनी की संलिप्तता, डाटाबेस में छेड़छाड़, ये तमाम चीजें होने के बाद एक तरीके का साइबर क्राइम था। इसको उस एंगल से बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं की गई। कहा जरूर गया कि कंपनी की संलिप्तता से घोटाला हुआ है, लेकिन इतना कह देने बात से नहीं होता। इसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा होनी चाहिए थी। उत्तराखंड में भी राज्य के अधीनस्थ कर्मचारी आयोग की परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है। घोटाला हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस आयोग को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि हर सरकार में इसके लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं और जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। अब सवाल है कि इस आयोग के जरिए लोगों ने कितने 100 करोड़ कमाए होंगे, वह पैसा कहां कहां खपा होगा, इसका जवाब तो आयोग के भंग करने से नहीं मिलता है। आमतौर पर निचले स्तर के कर्मचारी पकड़े जाते हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि जिन आयोगों में भ्रष्टाचार इतना जमाया हो, वहां इसका पैसा ऊपर तक नहीं पहुंचता होगा। यह और बात है कि जांच एजेंसियां वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिस तरह से बंगाल में पहुंच गई हैं। उत्तराखंड में भी राज्य अधीनस्थ कर्मचारी आयोग की परीक्षा को लेकर वहां की एसटीएफ जांच करने लगी है। यह परीक्षा पिछले साल 4-5 दिसंबर को हुई थी। 916 पदों के लिए 1,60,000 फॉर्म भरे गए थे। आरोप है कि एक एक उम्मीदवार से 15-15 लाख रुपए लिए गए और प्रश्न पत्रों को लीक किया गया। कोचिंग सेंटर के निदेशक से लेकर अधीनस्थ कर्मचारी आयोग के कर्मचारियों तक की इसमें भूमिका बताई जा रही है। क्या यह पैसा नीचे ही रह गया होगा, ऊपर नहीं गया होगा? इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही जांच के आदेश दिए हैं। परीक्षा कराने वाले आयोग से जुड़े 2 कर्मचारी मनोज जोशी और गौरव नेगी भी इस परीक्षा में बैठे और उनका रैंक काफी अच्छा आ गया है। उत्तराखंड पुलिस ने मीडिया को बताया है कि मनोज जोशी ने प्रश्न पत्र खरीदने के लिए 60 लाख रुपए दिए। मनोज जोशी के पास 60 लाख रुपए कहां से आए? यह पैसा किस किस में बटा है, इसका जवाब अभी नहीं है। जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया, जो बच गया वो न जाने कितने प्रतिभाशाली युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर गया। कोई हिसाब नहीं। हर राज्य में भ्रष्टाचार की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं लड़ी जा सकती, ईमानदारी से ही लड़ी जाएगी। नोटबंदी के बाद भी नकदी नोटों का बरामद होना नहीं रुक रहा है। यूपी चुनाव के पहले पीयूष जैन का किस्सा आपको याद है। हंगामा मच गया कि पीयूष जैन के यहां से 100 करोड़ की नकदी बरामद हुई। उसके बाद यह राशि 196 करोड़ तक पहुंच गई। पैसे गिनने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी बुलाए गए। 23 किलो सोना बरामद हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कानपुर के लोग हैरान हो गए कि जिस पीयूष जैन को स्कूटर से चलते देखा, पुरानी मारुति कार है, आम आदमी की तरह रहते हैं, उनके घर में करीब 200 करोड़ कैश रखा हुआ। छापा जीएसटी के मामले में पड़ा था, बाद में ईडी भी जुड़ गई। क्या इतना पैसा बिना किसी राजनीतिक संबंध के बन सकता है? यूपी चुनाव के समय पीयूष जैन को सपा से जोड़ा गया। तब सपा ने कह दिया कि गलत पीयूष जैन के यहां रेड हुई है, ये बीजेपी के पीयूष जैन। उसके बाद से चुप्पी साध ली गई। किसी ने स्थापित करने का प्रयास नहीं किया कि पीयूष जैन बीजेपी के हैं या सपा से उनका संबंध है। जिनके यहां से 200 करोड़ रुपए मिले हैं, उनके राजनीतिक संबंधों को लेकर मीडिया आराम से भूल जाता है। सारा मामला पीयूष जैन का ही बनकर रह जाता है। भ्रष्टाचार का मामला इतना साफ साफ नहीं होता है। बेशक आम जनता को इससे मतलब होना चाहिए कि जो भी पकड़ा जाए अच्छा है, लेकिन इससे भी मतलब होना चाहिए कि किस मामले में पकड़े जाने वालों का संबंध स्थापित किया जा रहा है और किस मामले में संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं हो रही। अब हम लौट कर आते हैं इनकम डिक्लेरेशन स्कीम IDS पर, जिसके बारे में शुरुआत में चर्चा की। यह योजना उसी साल लाई गई थी जिस साल नोटबंदी आई थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ था और आप यह कहकर लाइन में लगा दिए गए कि काला धन मिटने वाला है, उस पर प्रहार हो रहा है। लेकिन नोटबंदी का बादल उस साल ऐसे फटा था अचानक कि आप लोग भूल ही गए कि काला धन वाले तो पहले ही एक योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिसका नाम इनकम डिक्लेरेशन स्कीम IDS है। खुद प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि पैसा घोषित कीजिए,
सरकार ने संसद में बताया कि इसके तहत 71,000 से ज्यादा डिक्लेरेशन हुए, यानी 71,000 लोगों ने अपना काला धन घोषित किया। इसके तहत कुल 67,300 करोड़ की अघोषित आय की जानकारी आयकर विभाग के पास है। इस योजना की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2016 थी, यानी तब तक काला धन वाले आधा टैक्स देकर अपना धन सफेद कर चुके थे। इस योजना की एक प्रेस रिलीज मिली है पीआईबी की, जिसमें लिखा है कि वित्त मंत्री ने खुद कई स्टेक होल्डर को संबोधित किए हैं। आयकर विभाग ने 5500 जनसभाएं की थी उस साल, 5500। इसमें नुक्कड़ नाटक से लेकर टॉकेथॉन, वॉकेथॉन वगैरह शामिल हैं। मोदी सरकार इसे बड़ी सफलता बताने लगी थी और इसे भी सही ठहराया गया था कि यह देश के विकास के लिए जरूरी है। एक अहम जानकारी और है, अभी आप सुनेंगे। अभी तक जितने टैब्यूलेशन किए हैं उसमें जो डिक्लेरेशंस आए हैं वो है 64,275. This figure will increase after the entire total, but these are the ones which are tabulated till now. 64,275. और अभी तक जो अमाउंट डिस्क्लोज किया है इन डिक्लेरेशंस में, इंडिविजुअल डिक्लेरेशंस की हम लोग सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, किसने कितना अमाउंट डिस्क्लोज किया है उसकी भी सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, लेकिन कलेक्टिवली कितना अमाउंट डिस्क्लोज किया है इन 64,275 डिक्लेरेंट्स ने, अभी तक जो काउंट हुआ है वो फिगर है ₹65,250 करोड़। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम एवरेज लें तो 1 करोड़ रुपया पर डिक्लेरेशन आता है। कुछ का कम होगा, कुछ का ज्यादा होगा, लेकिन दैट इज द एवरेज क्वांटम पर डिक्लेरेंट सो फार अमंग्स दोज टैब्यूलेटेड। नाउ दिस फिगर आई एम रिपीटिंग could be revised upwards once the final tabulation is done. So please take it only as tentative. और यह ध्यान रहे कि ये वो डिक्लेरेंट्स ने अमाउंट किया है जिन्होंने इस बेसिस पे किया है कि वो 45% इस पे टैक्स देंगे। सो ऑन अ हाई टैक्सेशन रेट, this is the quantum of amount which has so far been disclosed. इस योजना के तहत गारंटी दी गई थी कि जो भी काला धन घोषित करेगा उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी भी जांच एजेंसी से साझा नहीं की जाएगी, ना ही आयकर विभाग जांच करेगा। है ना कमाल की बात? आप भूल गए? याद कीजिए और पूछिए कि जिन्होंने काला धन सफेद किया होगा, क्या उनके पैसे नोटबंदी में बच गए? आप चाहें तो यह भी पूछ सकते हैं कि क्या यह सरकारी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है कि 45 से 49% टैक्स देकर बाकी पैसा सफेद कर लीजिए। अगर आप करें देश के विकास में योगदान तो बढ़ेगा हर नजर में आपका सम्मान। डिक्लेयर कीजिए अपनी अनडिस्क्लोज इनकम। भारत सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत, जिसमें कुल 45% टैक्स देकर आप स्क्रूटनी, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2016 तक लागू है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.incometaxindia.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-1961। इनकम टैक्स चुकाइए, अपना फर्ज निभाइए। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्था चैटर्जी का संबंध 2016 से है। अगर पहले से रहा होता तो ये लोग भी अपना पैसा केंद्र सरकार की आईडीएस योजना के तहत काला से सफेद कर चुके होते। आप में से कितनों को इस योजना के बारे में याद है? मैं तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूं। फ्लैशबैक में देखा कीजिए, पुरानी खबरें देखेंगे तो नई खबरों को ठीक से समझेंगे। फ्लैशबैक में आपको एक और खबर के बारे में बताता हूं जो आज भी रहस्य की तरह बार बार आ जाता है। यह वो खबर है जो इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, NDTV.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिरर, कई जगहों पर छपी थी, लेकिन इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती। जबकि मामला 13,860 करोड़ के काला धन की घोषणा का है।
उसी आईडीएस स्कीम के तहत। काले धन पर जब भी पुरानी खबरों को खंगालता हूं, गुजरात की यह खबर भी ऊपर आ जाती है। 3 दिसंबर 2016 के इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है कि अहमदाबाद में महेश शाह ने 13,860 करोड़ का कालाधन घोषित किया। इनकी गिरफ्तारी की भी खबर एक्सप्रेस ने छापी है। महेश शाह एक दिन टीवी स्टूडियो पहुंच जाते हैं, लाइव प्रसारण के दौरान कहते हैं कि उन्होंने 13,860 करोड़ के कालाधन की घोषणा की है और यह पैसा उनका नहीं है। कई जगहों पर महेश शाह के सीए का नाम, उनकी कंपनी का नाम छपा है। उनका बयान है कि महेश शाह ने 13,800 करोड़ का कालाधन घोषित किया है और बड़ी मछली का नाम बताने वाले हैं। खबरों में यह भी मिला कि आयकर विभाग ने महेश शाह का फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया, डिक्लेरेशन फॉर्म। लेकिन यह नहीं मिला कि जब फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो 13,000 करोड़ किसका था, इसका पता लगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महेश शाह की मौत हो जाती है और उनका केस बंद हो जाता है। हम जो भी बता रहे हैं उस समय की छपी हुई खबरों के आधार पर बता रहे हैं। महेश शाह, पीयूष जैन, अर्पिता मुखर्जी, ऐसे लोगों की कहानी हमेशा रहस्य ही रह जाती है। न जाने ऐसे कितने लोग अभी भी घूम रहे हैं। बस कोई पकड़ा जाता है, कोई बच जाता है, कोई गायब हो जाता है। किसी की फाइल खुल जाती है, किसी की बंद हो जाती है। बिहार में 2,000 करोड़ से अधिक का सृजन घोटाला हुआ। सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खातों में सरकारी पैसा ट्रांसफर किया गया, हेराफेरी हुई। जागरण ने इस खबर में लिखा है कि इस मामले में आरोपी भाजपा का ही नेता है। जब घोटाला हुआ तब सरकार नीतीश कुमार की थी। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। आज तक मुख्य आरोपी पकड़ में नहीं आया है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कुछ मामलों में जांच धीमी गति से चलती है, फाइलें खुलती हैं, बंद होती रहती हैं, खबरें छपती रहती हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए पर फैसला दिया कि ईडी को मिले अधिकार सही हैं और गिरफ्तारी का आधार बताने की कोई जरूरत नहीं। इस फैसले की समीक्षा लंबे समय तक चलती रहेगी। आज कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने कहा कि मई 2018 में इस कानून में जो संशोधन हुए थे उसे कोर्ट ने सही माना है। लेकिन अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए कांग्रेस ने कुछ सवाल भी उठाए कि 2004 से 14 के बीच ईडी ने मात्र 112 छापे मारे, लेकिन उसके बाद के 8 वर्षों में छापों की संख्या 3000 हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सत्ता पक्ष के किसी भी तरह से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह है कि वह इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सुरक्षा प्रदान करे। वो सुरक्षाएं, वो सुरक्षा चक्र जिससे इन चीजों का दुरुपयोग या तो हो न पाए या न्यूनतम हो। एक्चुअल सही सच्चा जो जमीनी सच है वो इसका विपरीत है। ये विडंबना की बात है। वो जमीनी सच विपरीत है, इसलिए इसके कई उदाहरण मैं आपको एक दे रहा हूं। 2019 के पहले अगर आपको कोई भी चीज जब्त करनी थी, जबरदस्ती जब्त करनी थी, तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। 2018 के अमेंडमेंट्स द्वारा ये चीज हटा दी गई है और अब इस एजेंसी ईडी को ये पूरा अधिकार क्षेत्र दिया है मजिस्ट्रेसी का, यानी कुछ हद तक एक बाहरी तत्व जो ज्यादा निष्पक्ष माना जाता है मजिस्ट्रेसी, उसको हटा दिया गया है। एक और उदाहरण कि इसकी चुनौती जो दी जाती है उसका महत्वपूर्ण एक स्तंभ होता है अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो एक बाहरी तत्व माना जाता है, निष्पक्ष माना जाता है, एक न्यायिक व्यक्ति द्वारा उनके अध्यक्ष होते हैं। ये 3 साल से रिक्त है स्थान फुल टाइम अध्यक्ष का। 3 वर्ष से कहां जाए नागरिक? ये सभी मुद्दे हम समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, ज्यादा इन पे ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष को प्रताड़ित करना ही सिर्फ बच गया है ईडी का काम। विपक्ष को प्रताड़ित करना ही सिर्फ बच गया है ईडी का काम। विपक्ष की मांग है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस प्रक्रिया पर देनी है लगाम। पीएमएलए मामले में अपील के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। 21 सितंबर 2019 को इसके पूर्णकालिक चेयरमैन जस्टिस मनमोहन सिंह रिटायर हो गए। उसके बाद मौजूदा चेयरमैन जीसी मिश्रा हैं, जो कार्यवाहक चेयरमैन हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं है।
वैसे हम आपको बता दें कि विधि आयोग लॉ कमीशन के चेयरमैन भी 3 साल से नहीं है। लॉ कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। सिंघवी ने कहा है कि कभी भी ईडी का ऐसा दुरुपयोग नहीं हुआ जितना इस समय हो रहा है, इसलिए सुरक्षा चक्र जरूरी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पीएमएलए केस में 0.5% सजा की दर भी नहीं है, यानी 100 में 1 व्यक्ति को भी सजा नहीं मिली है, बल्कि आधे से भी कम यानी 0 के करीब सजा दर है। बारिश का पानी जमा हुआ है, टिन शेड बन रहा है। यह सब जो आप देख रहे हैं IIIT सूरत का नया कैंपस है, जहां के छात्रों का कहना है कि 5 साल हो गए इस संस्थान को चालू हुए, अभी तक इमारत के नाम पर टिन शेड ही हैं, वो भी बन रहा है। छात्रों से कहा जा रहा है कि इस टिन शेड के नीचे क्लास करें और जो टिन शेड में नहीं आ सकते वो लोकल स्कूल में जाकर क्लास करें। इंडियन एक्सप्रेस में IIIT सूरत के प्रिंसिपल का बयान छपा है कि छात्र जिसे टिन शेड कह रहे हैं वो आयातित इंजीनियरिंग मटेरियल है जिसे सरकार ने मंजूरी दी। 2017 में गुजरात विधानसभा का चुनाव था और उसी साल संसद में सूरत IIIT एक्ट पास हुआ। 5 साल बाद फिर से चुनाव आने जा रहा है, लेकिन अब मुद्दा दूसरा है। IIIT सूरत को निजी क्षेत्र की भागीदारी से बनाया जाना था। क्या भारत का प्राइवेट सेक्टर 5 साल में एक कॉलेज की इमारत तैयार नहीं कर सकता? 5 साल से एडमिशन हो रहा है, अभी तक 2 बैच निकल चुके हैं। IIIT सूरत का सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करार था, जिसके तहत वहां की कक्षाओं में पढ़ाई चल रही थी, लेकिन इसी 31 जुलाई को करार समाप्त होने वाला है। छात्रों का कहना है कि 5 साल हो गए, अभी तक IIIT सूरत तैयार क्यों नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे हॉस्टल के अरेंजमेंट 12-15 किलोमीटर दूर किए गए हैं। हमारी स्ट्रेंथ लगभग 400 प्लस बच्चों की है और हमारा कॉलेज सिर्फ 200 बच्चों के लिए ही अरेंजमेंट कर पाया है। और नोटिस में उसके साथ साथ ये भी मेंशन है कि वर्किंग डेज में वो लंच प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैंपस से और हॉस्टल के बीच की डिस्टेंस कम से कम 15 किलोमीटर है। और एक रूम में सर 5 लोग, मतलब एक रूम में जो बच्चा बीटेक कर रहा है वो 5 लोग एक रूम में कैसे रह सकते हैं? हम जानते हैं कि इस वक्त आप धर्म के नशे में इस कदर हैं कि कोई बात सुनाई नहीं देती है, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में IIIT के बारे में क्या कहा है? यह रिपोर्ट इसी साल मार्च में आई है। आपको सुनकर खुशी होनी चाहिए कि IIIT में शिक्षकों के 49% पद खाली हैं। शिक्षकों के 973 पद मंजूर हैं, 482 पद खाली। जब टीचर ही नहीं है तो किससे पढ़ने के लिए ये छात्र पक्की इमारतों की मांग कर रहे हैं? मेरी बात सही है कि नहीं? इन्हें अपना वक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिताना चाहिए। 5 साल में कॉलेज की इमारत नहीं बनी तो नहीं बनी, लेकिन IIIT सूरत की वेबसाइट पर अग्निवीर योजना का विज्ञापन आ गया है ना। कमाल, विज्ञापन पहले आ जाना चाहिए। यही नहीं, नई शिक्षा नीति का विज्ञापन भी आ गया है। इसमें देरी होती है तो लगता है कि देश सो रहा है। देश के जागने का सबसे बड़ा एक प्रमाण यह भी है कि विज्ञापन जल्दी आ जाना चाहिए। गुजरात से ही एक और खबर है। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बदल रही है। आज दोपहर तक मरने वालों की संख्या 42 थी, उसके बाद 49 से ज्यादा हो गई। 100 से अधिक लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गुजरात के बोटाद में रहने वाली मनीषा बेन की चीखें सीना चीर देने वाली हैं। 25 साल की उम्र में ही मनीषा बेन से पति का साथ छिन गया है। मनीषा की 2 बेटियां भी अनाथ हो गईं। मनीषा बेन के पति 27 साल के भूपत भाई की सोमवार को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। भूपत भाई ने गांव के पास से ही 20 रुपए में देसी शराब खरीदी थी, जिसे पीने के बाद उनकी मौत हुई। हम अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर बोटाद के रोजीत गांव पहुंचे। इस गांव में देसी शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई है। गांव में मातम है, कई चिताएं एक साथ जल रही हैं। एक ही भाई था आपका? एक ही बेटा था। हाँ, अकेला बेटा था, अकेले वही कमाने वाला था? अकेला वही कमाने वाला था, अब कोई नहीं है कमाने वाला। कोई कमाने वाला नहीं। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? क्या करें अब, पता नहीं हम अब क्या करें, कौन कमाएगा और कैसे हमारा गुजरान चलेगा, और ये छोटे छोटे बच्चे को कैसे बढ़ेंगे। देश में तो कहा जाता है गुजरात में शराब नहीं मिलती, कि आपके गांव में मिल रही थी शराब? मिल रही थी ना, सब कहने के लिए बंद है लेकिन कुछ भी बंद नहीं है। रोज यहाँ शराब बेचते हैं, लोग पीते भी है। मारा बाबू था ये आपका बेटा था? मारा घर नो मूव्स कमाओ दिकरो तो इससे भैया जो हमें निराधार थे। आपका बेटा था, कमाता था? ना 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 बछड़ा चीरे थे, वो मोटा कर छोटे बच्चे थे उनके?
मेरा बच्चा का है ही। आ सरकार हमारे नो जोई बापा हमारी पर्दा थमकी ने बुलाली नहीं थी, कोरोना में अर्जी दुनिया बुलाली नहीं थी। रोजीत गांव के लोगों का आरोप है कि यहां सरेआम शराब बिक रही थी और पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे। रोजीत गांव के सरपंच हमें वो चिट्ठियां दिखाने लगे जो वो मार्च से लगातार प्रशासन को लिख रहे थे कि उनके गांव में सरेआम देसी शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन गुजरात पुलिस इस चिट्ठी पर अपनी आंखें मूंदे रही और ये हादसा हो गया। ये लेटर लिखने के बाद वो बोल रहे हमने रेड की, तो वो रेड की होती और शराब पकड़ी होती तो आज ये नहीं हुआ होता। और ये होने के बाद अभी तो मुझ पर इतना प्रेशर आ रहा है कि मुझे दबाने की बात हो रही है और मुझे लगता है शायद कोई उल्टा सीधा केस करके मुझे अंदर भी डाल सकते हैं। सरकार उनकी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये 4/3 को पत्र लिखा है PSA 4 मार्च को। हाँ, देखिए 4 मार्च को पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। रिसीविंग भी है, उन्होंने रिसीव भी किया है। और इसके बाद भी लिखा आपने लेटर? इसके बाद भी मैंने लिखा है, इसके बाद मैंने SP साहब को लिखा है और संकलन की मीटिंग में भी लिया है। बोटाद, भावनगर और अहमदाबाद ग्रामीण में मिलाकर अब तक 49 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब भी 3 जिलों के अस्पतालों में 100 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में भर्ती हैं। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जहरीली शराब बेचने और बनाने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोटाद के अलग अलग गाँव में कुछ छोटे शराब विक्रेताओं ने मिथाइल अल्कोहल में पानी मिलाकर नकली शराब बनाई थी जो बेहद जहरीली होती है। उन्होंने 20 रुपए पाउच के हिसाब से उसे गांव वालों को बेचा। मात्र 10 दिन के अंदर ये चार्जशीट हम फाइल करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सभी परिवारों को न्याय दिलाने की कामगिरी करेंगे। गुजरात सरकार ने इस बड़े हादसे के बाद अहमदाबाद ग्रामीण और बोटाद के SP को हटा दिया है, साथ ही 10 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया है। ये जो आप पाउच देख रहे हैं पॉलीथीन के, इन्हीं में ही भरकर देशी शराब यहाँ बेची जाती है और इनमें देखेंगे कि ना कोई ठप्पा लगा हुआ है और ना कोई निशान है ताकि पकड़े ना जाएं। जो ये ना जान पाए कि गुजरात पुलिस को पता ही नहीं था कि पूरे गुजरात के गांव में देसी शराब का ये काला कारोबार चलता है। और खुले में देखिए कैसे ये पैकेट पड़े हुए हैं और इसकी जानकारी भी हमें किसी पुलिस वाले नहीं दी कि यही पैकेट हैं जिनमें भरकर देशी शराब बेची जाती है। गुजरात में सहयोगी महेंद्र प्रताप और संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। फरीदाबाद में भुगतान को लेकर बिल्डर और निगम में तन गई। निगम ने 3,500 लोगों का रास्ता बंद कर दिया। बंद नहीं किया बल्कि JCB लगाकर खोद डाला है। धर्म और अंध राष्ट्रवाद की राजनीति के इस दौर में बिल्डर पैसा ना दे और निगम लोगों के रास्ते खोद दे, यकीन नहीं होता। फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास इरोज सोसाइटी को जाने वाली ये सड़क JCB लगाकर खोद दी गई है और मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर इसको सील कर दिया गया है। इस बड़े से गेट के अंदर इरोज सोसाइटी समेत कई टावर हैं जहां 3,500 से ज्यादा परिवार रहता है, लेकिन अब सब कैद होकर रह गए हैं। हमारा टावर इसके एकदम नजदीक है और हम इसी सड़क को यूज करके दिल्ली जाते हैं शूटिंग रेंज से। ये हमारा तो मतलब पैर ही काट दिया इन्होंने। दरअसल बिल्डर और फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच टैक्स को लेकर विवाद है। कॉरपोरेशन जब बिल्डर से टैक्स नहीं वसूल पाया तो यहाँ रहने वाले लोगों पर उसका गुस्सा उतरा। कॉरपोरेशन वाले कह रहे हैं कि ये जगह MCF की है और इनको जो है हमने नोटिस ऑलरेडी कई सालों से दे रहे हैं। हमारी अमाउंट है 3-4 लाख रुपए, करोड़ रुपए, आप बता 3-4 करोड़ रुपए उनका है, वो नहीं दे रहे। अब उसमें बिल्डर क्या सफर कर रहा है? सफर तो हम लोग कर रहे हैं सब। इस सोसाइटी में फ्लैट्स की कीमत 40 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक है, लेकिन उसके बावजूद बिजली पानी की समस्या से पहले ही यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। अब बिल्डर के बकाये की वजह से इनका रास्ता तक बंद हो गया है। फरीदाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। इरोज सोसाइटी के लोगों से आग्रह है कि एक सवाल का जवाब ईमानदारी और सख्ती से दें और खुलकर दें। रवीश रंजन को व्हाट्सएप पर बता दें कि कितने लोग प्राइम टाइम देखते हैं, कितने क्यों नहीं देखते हैं और कितने लोग पूरे टाइम इस एंकर को गाली देने में टाइम लगाते हैं। मैं बस चेक करना चाहता हूं कि आपको सही से समझता हूं या नहीं। अभी तो इस पेशे में 10-20 रिपोर्टर बच गए हैं। कुछ समय बाद आपको इस देश में पत्रकार ही नहीं मिलेगा जो आपकी बात सरकार तक पहुंचा सके।
केवल वही पत्रकार बचेंगे जो आपको सरकार की बात सुनाएंगे, और यह सब संभव होगा आपकी मदद से। फिलहाल आप ब्रेक ले लीजिए। मध्य प्रदेश के दमोह में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दर्जन भर से ज्यादा बीमार हैं। यह इलाका केंद्र सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का संसदीय क्षेत्र भी है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के खंचारी गांव में 35 से ज्यादा लोगों को कुएं के पानी ने बीमार कर दिया। उल्टी दस्त से परेशान उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई। बुधवार को एक बुजुर्ग और एक महिला ने दम तोड़ दिया। मेरी तबीयत पानी से खराब हुई, उल्टी दस्त हो रहे हैं, 2 जनों की मौत भी हो गई है। 7 आदमी सीरियस दमोह लेके आ गए। क्या हो गया आप लोग? सर मालूम नहीं, तो क्या सुबह सुबह से उठे घूमने गए, जब दस्त लगी शुरू हो गया उठने के बाद। सबको एक साथ बीमारी? हाँ, एक ही बीमारी हो रही है, उल्टी दस्त। सबको उल्टी दस्त हुआ, इस वजह से इनकी तबीयत खराब हुई। हम लोगों ने डॉक्टर से मतलब दिखाया, कहीं आराम नहीं लगा, इसलिए दम ले थे। कुछ खाया पिया था? नहीं कुछ नहीं खाया। पानी खा रहे। कहाँ का पानी पिया? कौन से पानी? कुआं का। कैसा पानी पिया? बरसात होती है तो बंद हो जाती है। बुधवार देर शाम जब खंचारी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो बड़ी तादाद में लोग बीमार मिले। उन्हें फिलहाल जिला अस्पताल के अलग वार्ड में भर्ती किया गया है। दूषित पानी का मामला समझ में आता है और गांव के लोग, एक कुआं है वहां पर, वो उसके आसपास थोड़ी सी गंदगी भी थी, कीचड़ था आसपास, और मुझे ऐसा महसूस भी हुआ कि बरसात होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में पानी भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण ही संभावना बनती है। दूषित पानी से मौत उस राज्य में जहां हाल ही में प्रधानमंत्री ने बुरहानपुर को 100% नल जल से जुड़ा घोषित किया है, जहां दावा है 30,600 करोड़ रुपए से अधिक की नल जल योजनाएं स्वीकृत करने का, 2 साल में 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर 40% घरों तक नल जल पहुंचाने का, 4,274 से अधिक गाँवों में 100% घरों में नल जल पहुंचाने का, 48,75,000 से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने का। उसी राज्य में खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 52 में से 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड की मौजूदगी पाई गई है, जिसमें से 16 जिलों में ये खतरनाक स्तर पर है। जहां खुद मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि जीवनदायिनी नर्मदा का पानी कई जगहों पर डी ग्रेड में पहुंच चुका है। CGWB के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक नाइट्रेट प्रदूषित राज्यों में शुमार है, जहां कृषि क्षेत्र में करीब 70% रसायनों का इस्तेमाल होता है। दमोह से जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल आते हैं। उनके अपने ही घर में लोग दूषित पानी पीकर बीमार पड़ते हैं, उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल मध्य प्रदेश में नर्मदा जैसी नदियों को जीवित इकाई का दर्जा मिला हुआ है। हर सियासी मंच से नेता इसके नाम का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं नर्मदा को देखने से ही उतना पुण्य मिल जाता है जितना गंगा में स्नान करके। लेकिन लगता है हमारे हुक्मरान नर्मदा तो छोड़िए, अपने गली, गांव, मोहल्ले, शहर की नदी, कुएं, तालाब, बावली कुछ भी नहीं देख पाते। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।